प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पर्यटन पर। प्रिय साथियों, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि अभी तक हमारी जो क्लासेस होती थी वो एमपीपीएससी प्री कम मेंस और साथ में ये हम कॉमन एग्जामों को भी लेकर चलते थे। लेकिन आज से हम जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको क्रैश कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं जो कि निःशुल्क रहेगा। प्रिय साथियों, अब एमपीपीएससी 2023 जो प्रीलिम्स है, पटवारी, वन रक्षक और ग्रुप 2 के जो एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है थोड़ा फास्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारे एमपी को जो है बहुत जल्द हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। प्रिय साथियों, मध्य प्रदेश में हम पर्यटन की बात करते हैं तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए जो है एक समृद्धशाली राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि भाई, चाहे हम पुरातात्विक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें, जैसे हमारा खजुराहो हो गया, ठीक है, भीमबेटका हो गए, सांची हो गए, ठीक है। वहीं पे दूसरे हम बात करें किसकी, हमारे यहाँ प्राकृतिक पर्यटन स्थल की, तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल में आप देखोगे कि हमारे यहाँ कई प्रकार के जो है जलप्रपात मिलेंगे। साथ में ही हमारे जो नेशनल पार्क अभ्यारण्य, जो कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, आप जो है हमारे YouTube चैनल पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थल भी मिलेंगे, चाहे हम ओंकारेश्वर की बात करें, महाकालेश्वर की बात करें, या फिर हमारे मुक्तागिरी की बात करें, 52 गजा वड़मानी की बात करें। तो हमारे मध्य प्रदेश में जैन, बौद्ध, ठीक है, सभी प्रकार के जो है हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न जो है पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एमपी टूरिज्म का ये सेकंड पार्ट होगा हमारा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है। इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, आपको पता होगा खजुराहो के बारे में क्या जानते हो, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, जब हम खजुराहो की बात करते हैं साथियों, तो आप देखोगे कि खजुराहो को खजूर बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इसको संबोधन दिया गया है शिल्प कला का तीर्थ, अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है, स्थापत्य कला का ये जो है उत्कृष्टतम उदाहरण है। ठीक है, इसलिए जो है इसको जो संबोधन दिया गया है, इसको हम बात करें तो इसको क्या कहा गया भाई, शिल्प कला का तीर्थ। ठीक है, शिल्प कला का इसको क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश में यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो हमारा ताजमहल है आगरा में स्थित है, तो आपको पता होगा उसके बाद सर्वाधिक अगर पर्यटक कहीं पे आते हैं तो वो है हमारा खजुराहो। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज। दूसरी चीज जो है, ये जो है यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव किसका देखने को मिलेगा, चंदेल शासकों की ये राजधानी रही है। ठीक है, चंदेल शासकों की क्या रही है, राजधानी रही है। साथियों, चंदेल शासकों ने यहाँ पे जो है जो मंदिरों का निर्माण करवाया है, आपको पता होगा कि इन मंदिरों में जो है निर्माण अवधि जो है, ठीक है, कब निर्माण अवधि की बात करें हम, तो आप देखोगे कि 950 से 1050 ईस्वी में यहाँ पे निर्माण किया गया है। प्रिय साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है कुल 85 मंदिर थे। ठीक है, 85 मंदिर में से अब वर्तमान में यदि बात करें तो केवल 25 मंदिर ही रह गए हैं। ठीक है, 25 मंदिर ही रह गए हैं। और साथियों, यहाँ पर आप देखोगे तो अधिकतर जो है हमारे यहाँ जो काम उत्तेजनाएं जो है प्रतिमाएं यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देखोगे इसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इसको विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर के इसको कब 1986 में इसको शामिल किया गया है। अर्थात
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो हमारे यहाँ आपको कौन सा शामिल है ये याद रखना है। खजुराहो है, भीमबेटका है और सांची है। खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, सांची को 1989 में और भीमबेटका को वर्ष 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। प्रिय साथियों, विश्व धरोहर की सूची में जब इसको शामिल किया जाता है अर्थात यूनेस्को की सूची में, तो ये वैश्विक स्तर पर इसकी सुरक्षा संरक्षण की जो जिम्मेदारी हो जाती है वो संपूर्ण विश्व की हो जाती है, अर्थात जो यूनेस्को संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो अधिकतर स्थिति मिलेगी आपको, अगर मैं धर्म की बात करूं तो यहाँ पे जैन और हिंदू धर्म से संबंधित सर्वाधिक जो है प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, इस मंदिर में आप देखोगे कि ये जो खजुराहो है, ये खजुराहो में जो है पूर्वी समूह, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी समूह है, ठीक है, पूर्वी समूह, दूसरा जो है पश्चिमी समूह है और तीसरा जो है दक्षिणी समूह है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हमारा पूर्वी समूह है, ये पूर्वी समूह में बहुत ही फेमस मंदिर मिलेगा जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। साथियों, ये एमपीपीएससी में और बहुत सारे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा गया। ठीक है, ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है अपने आप में विख्यात है और इसी के कारण जो है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, और ये जो है आप देखोगे इसमें उत्कृष्ट स्थापत्य कला देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो काफी अच्छा मंदिर है। इसके अलावा पूर्व समूह में आप देखोगे चित्रगुप्त मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें आप देखोगे कि भगवान सूर्य जो है 7 जो हमारे घोड़े हैं उसमें रथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे बराह मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, हमारा बराह मंदिर जो है देखने को मिलेगा, चतुर्भुज मंदिर मिलेगा, गणेश मंदिर मिलेगा। तो ये सब यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दुल्हा देव का मंदिर मिलेगा। ठीक है, दुल्हा देव का मंदिर काफी फेमस है, ये दक्षिणी समूह में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये किसने करवाया था? तो जो हमारे चंदेल शासक थे राजा धंग। ठीक है, तो राजा धंग ने जो है इसका निर्माण करवाया था। विद्याधर, धंग ने, विद्याधर। ठीक है, राजा विद्याधर, इन्होंने जो है ये कंदरिया महादेव के मंदिर का जो है क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और भी स्थल यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे स्थल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, कहाँ के? खजुराहो के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया साथियों यहाँ पे क्या क्या, देखिए खजुराहो से क्या प्रश्न निकलते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। कब करवाया? 950 से 1050 ईस्वी में करवाया। ठीक है, कब करवाया? 950 से 1050 ईस्वी में करवाया। ठीक है, ये किसकी राजधानी थी? चंदेल शासकों की राजधानी थी। ठीक है, चंदेल शासकों की राजधानी थी। इसको क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य या शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ किस धर्म से संबंधित? तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे जो है मंदिर मिलेंगे। कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? 85 है, जिनमें से वर्तमान में कितने शेष हैं? तो केवल 25 शेष है। इसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको 1986 में शामिल किया गया। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? तो यदि हम भारत में बात करें तो ताजमहल के बाद दूसरा नंबर किसका लगता है? खजुराहो का लगता है। ठीक है, और इसके अलावा साथियों आपको पता होगा कि यहाँ स्थापत्य कला के बारे में यदि हम बात करें तो जो चंदेल शासक विद्याधर है, इन्होंने ही कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है? तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको बराह मंदिर देखने को मिल जाएगा, यहाँ लक्ष्मी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ जो है चित्रगुप्त मंदिर देखने को मिल जाएगा जो भगवान सूर्य को समर्पित है।
ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो है और भी जो है देवी जगदम्बा मंदिर, सिंह मंदिर और भी बहुत सारे जो है मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एक और मंदिर पूछा जाता है वो है दुल्हा देव मंदिर। ठीक है, तो ये जो है हमारे किसकी विशेषताएं रही, खजुराहो की। ठीक है साथियों, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये खजुराहो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम चर्चा करते हैं दूसरे। साथियों दूसरे पर्यटन स्थल की हम बात कर रहे हैं भीमबेटका। ठीक है, किसकी, भीमबेटका की। तो भीमबेटका कहां पर है साथियों, इसको दो चीजों के लिए आप ध्यान रखिएगा। भीमबेटका जो मेनली दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो भीमबेटका कहां पर स्थित है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर प्रयाग ऐतिहासिक भित्ति चित्र मिलेंगे। ठीक है, प्रयाग ऐतिहासिक भित्ति चित्र के कारण जो है ये फेमस है। ये प्रयाग ऐतिहासिक भित्ति चित्र मतलब जहां पे आपको पता होगा कि हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रयाग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, मध्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आप देखोगे कि प्रयाग ऐतिहासिक काल जहां पे हमको किसी प्रकार के ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलते हैं और अगर लिखित मिल भी गए तो उनको हम पढ़ नहीं सकते। ध्यान रखिएगा उसी काल में। तो ये हमने कैसे पता लगाया साथियों कि वहां जो भित्ति चित्र बने हुए थे पशुपालन के और अन्य जो है कि वो उस समय के लोग क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, ठीक है, उनकी जीवन शैली कैसे होती थी, मनोरंजन के साधन क्या होते थे, तो वो सारी चीजें वो पशुपालक का कार्य करते थे, कृषि करते थे, क्या कार्य करते थे, तो वो प्रयाग ऐतिहासिक यहाँ पर भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और इसी उपलब्धि के कारण इसको वर्ष 2003 में क्या किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला, भीमबेटका किस जिले में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। क्यों फेमस है, प्रयाग ऐतिहासिक भित्ति चित्र के कारण। ठीक है, इसको विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, वर्ष 2003 में। अगला स्थल चलते हैं साथियों, सांची। सांची कहां पे है, ये भी हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों फेमस है साथियों, सांची का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखोगे सांची का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से। यहां पे आपको क्या मिलेंगे, स्तूप मिलेंगे देखने को, क्या मिलेंगे, स्तूप। और कुल स्तूपों की संख्या कितनी है साथियों, यहां पर 303 स्तूप है। और इन स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था, अर्थात सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो आपको पता होगा, आप लोगों ने सॉरी सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। ठीक है, जो उस समय विदिशा के राज्यपाल हुआ करते थे, उज्जैन में इनका प्रभाव रहा है। ठीक है, और ये वही सम्राट अशोक है जिन्होंने कलिंग के युद्ध में, कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था, तो उसमें क्या ये संकल्प लिया था, जो भीषण नरसंहार हुआ था उसमें ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा जो है स्तूपों का निर्माण भी करवाया और देश विदेश में जो है अपने पुत्र पुत्रियों को भी जो है भेजा था। इसलिए जो है इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको पता होगा सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है, सम्राट अशोक ने करवाया। साथियों ये लगभग जो है इसका निर्माण कार्य जो है 3री शताब्दी से लेकर जो है 14वीं शताब्दी तक चलते रहा। इसमें काफी कुछ जीर्णोद्धार का काम शुंग शासक ने भी करवाए हैं। किसने, शुंग शासक ने जो है, शुंग शासकों ने भी यहाँ पर जो है तोरण द्वार का जो है निर्माण करवाया था। साथियों जब यहाँ पर आप जाओगे तो इस बौद्ध स्थल पर आप देखोगे कि महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हुए हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य हुए हैं जिसका नाम है सारिपुत्र और एक है महामोदलायन। कौन, महामोदलायन।
तो साथियों आपको पता होगा कि सारिपुत्र और महामोदलायन जो है ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य रहे हैं और इनकी अस्थियों को जो है वहां पर संरक्षित करके रखा गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का प्रत्यक्ष संबंध किससे नहीं रहा है। तो महात्मा बुद्ध जो है कभी भी जो है सांची नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा, उनका प्रत्यक्ष संबंध यहाँ से नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो मिलेंगे महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामोदलायन की अस्थियां मिलेंगी। और क्या मिलेंगी साथियों, जो तोरण जो द्वार पे आप जाओगे, जो इस तरीके से जो है तोरण द्वार बना है, उसमें आप देखोगे कि वहां पे जातक कथाएं अंकित है। ठीक है, वो तोरण द्वार है। ये तोरण द्वार पर आप देखोगे, ठीक है, तोरण द्वार पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की क्या मिलती है, जातक कथाएं मिलेंगी, अर्थात उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तोरण और यहाँ पे रोलिंग बनी हुई है, लगभग 549 जो है यहाँ पे रोलिंग की संख्या आपको मिलेंगी। और इसकी विशिष्ट उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989 में वर्ष 1989 में इसको भी क्या किया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो साथियों क्या प्रश्न बनते हैं, सांची कहां पर स्थित है, रायसेन में स्थित है। किसने सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया, सम्राट अशोक ने करवाया। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुल स्तूपों की संख्या कितनी है, 3 है। इन स्तूपों पर जो है क्या अंकित है, तो महात्मा बुद्ध की जातक कथाएं अंकित है। यहाँ पर जो है और क्या है, तो सारिपुत्र और महामोदलायन की अस्थियों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो और इसकी उपलब्धि को देखते हुए इसको कब, तो 1989 में जो है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं साथियों, आपको पता होगा कि ये जो स्तूप का निर्माण है ये पक्की ईंटों से जो है बनाया गया है। अब आप सोचिए कि सम्राट अशोक के समय जो है 261 ईसा पूर्व के आसपास की बात चल रही है, 3री शताब्दी की बात चल रही है। इस समय ईंटों का निर्माण हो चुका था, वो भी पक्की। ठीक है, तो आप देखोगे कि काफी अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है ये। यहीं पे और जो है रायसेन में ही हमारे यहाँ मृगैनाथ की गुफा है। एक और याद रखिएगा, जो हाल ही में खोजी गई है मृगैनाथ गुफा, तो ये भी आपको जो है कहाँ पे देखने को मिलेगी, रायसेन में ही। ठीक है, तो ये हमारे जो है प्रमुख पर्यटन स्थल थे, 1, 2 और ये 3। ये तीनों को किस में शामिल किया गया है, तो ये तीनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साथियों ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। अगले पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं, तो अगला पर्यटन स्थल है ग्वालियर। ग्वालियर अपने आप में काफी फेमस है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों। ग्वालियर का जो किला है, ठीक है, ग्वालियर का जो किला है आपको पता होगा, इसको क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, अर्थात किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर में आप देखोगे बहुत सारे जो है ऐतिहासिक पर्यटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कई राजाओं ने जो है शासन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इस किले का जो निर्माण है, निर्माण की यदि हम बात करें तो यहाँ एक राजा थे, राजा सूरज सेन। तो इस किले का जो निर्माण है राजा सूरज सेन ने करवाया है। ठीक है, ये 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। आगे हम बात करें साथियों, तो जो ग्वालियर है, ये ग्वालियर में बहुत सारे पर्यटन स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पर सिंधिया पैलेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज, राजा मानसिंह तोमर, तो मान मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मान मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बादल महल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
चतुर्भुज मंदिर देखने को मिल जाएगा, गणेश मंदिर यहाँ पे, तेली का मंदिर जो कि द्रविड़ कला में निर्मित मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जो हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जब हम पर्यटन स्थल की बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो है एक तो बादल महल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। मान मंदिर, ठीक है, ये प्रश्न आता है कि मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। मान मंदिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सास बहू का मंदिर मिल जाएगा, ठीक है, सास बहू का मंदिर मिल जाएगा, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, सास बहू का मंदिर मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों आप यहाँ पे देखोगे तो द्रविड़ कला में निर्मित तेली का मंदिर जो है मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने को। इसके अलावा साथियों आप यहाँ पर बात करोगे तेली का मंदिर, इसके अलावा सबसे फेमस यहाँ पे गुजरी महल, ठीक है, गुजरी महल प्रश्न आता है। आपको पता होगा कि रानी कौन, मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी की यादगार में किसने करवाया था, मानसिंह तोमर ने, ठीक है, मानसिंह तोमर ने। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका की यादगार में बनवाया था, तो वहां ऑब्जेक्टिव में मृगनयनी महल भी दिया रहता है, तो मृगनयनी दरअसल उनकी प्रेमिका का नाम था। प्रिय साथियों आप देखोगे कि मृगनयनी जो है दरअसल उनकी प्रेमिका थी, अर्थात उनकी महारानी थी, ठीक है। तो गुजरी महल का निर्माण करवाया है राजा मानसिंह तोमर ने, और मान मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया है, राजा मानसिंह तोमर ने ही। यहाँ पे तेली का मंदिर है, यहाँ सास बहू का मंदिर, दरअसल ये सहस्त्र बाहु का मंदिर था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे लोगों ने इसको सास बहू का मंदिर बना दिया, ठीक है। बादल महल, चतुर्भुज मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर जब आप घूमने जाओगे साथियों, तो यहाँ बहुत ही फेमस है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है, सिंधिया पैलेस, ठीक है, सिंधिया पैलेस, ठीक है। दूसरी चीज साथियों यहाँ पर और क्या है, आपकी जो ग्वालियर है इसको संगीत नगरी कहा जाता है, संगीत नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि आपने संगीत सम्राट तानसेन का नाम सुना होगा, तो तानसेन जो है, तानसेन का मकबरा भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। और तानसेन के जो गुरु थे मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी यही आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारी एक और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइएगा आप कमेंट पे कि झांसी की रानी रचना किसने लिखा है, ठीक है। तो समझ गए आप क्या, यहाँ पे हमारी जो है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी मिल जाएगी, महारानी लक्ष्मीबाई की क्या समाधि स्थल भी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा संगीत तानसेन, ठीक है, तानसेन समारोह भी यहीं पर होता है, आपको पता होगा, तो इनका मकबरा भी यहीं पे मिल जाएगा। और इनके गुरु, ठीक है, मोहम्मद गौस, ठीक है, कौन, मोहम्मद गौस का मकबरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे ग्वालियर से यही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, किसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्वालियर को। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया, राजा सूरज सेन ने, ठीक है। मान मंदिर कहां पर स्थित है, ग्वालियर में, किसने करवाया, राजा मानसिंह तोमर ने। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। फिर रानी रूपमती महल, तो रानी रूपमती महल यहाँ पर नहीं है, क्या है, यहाँ पर गुजरी महल है। और गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने, किसकी यादगार में, मृगनयनी की यादगार में, ठीक है। चलिए साथियों, तानसेन का मकबरा कहां पर है, ग्वालियर में। संगीत सम्राट तानसेन, ठीक है, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोली जैसी रचना, ठीक है। तो आप देखोगे ये महत्वपूर्ण स्थल थे। आगे चले साथियों, इसको आपको नोट करना है तो आप नोट करते जाए। साथियों मैं पढ़ने का आपको तरीका बता देता हूं, आपको जो लेक्चर मिल रहे हैं लेक्चर को आप पढ़िए, ध्यान से सुनिए। इसके बाद जो है आपके पास जो भी बुकलेट है, बुकलेट ना हो
तो हमने टेलीग्राम चैनल पर, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस चैनल जो चैनल है उसको जो है आप ज्वाइन करिए और वहां पे सभी प्रकार के आपको नोट्स अवेलेबल होगी, चाहे पटवारी की हिंदी की बात हो, कंप्यूटर की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो। ठीक है, तो सभी टॉपिक वहां पे एमपीपीएससी और जो अन्य टॉपिक है वो सब नोट्स आपको अवेलेबल है। तो आप वहां से क्या काम कीजिए, उसको पढ़िए और अपनी नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो कि आपको रिवीजन में काम आए, क्योंकि आप वीडियो देखोगे 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब रिकॉल नहीं कर पाओगे भूल जाओगे, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कोशिश कीजिए एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने की, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है साथियों, आगे हम बात कर रहे हैं साथियों, हमारा अगला है मांडू। ठीक है, मांडू, मांडू की हम बात करें साथियों, तो मांडू जो है ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सिटी जॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि सिटी जॉय ऑफ इंडिया अर्थात आनंदों की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप देखोगे यहाँ पे जो है राजा, देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग शासकों का शासन रहा है। यहाँ पे जो है विशेषकर मुस्लिम शासक भी रहे हैं और इसके अलावा हमारे परमार अर्थात हिंदू शासक भी रहे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कई महत्वपूर्ण जो है पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे अशरफी महल देखने को मिलेगा। ठीक है, बाज बहादुर का मकबरा मिलेगा, मकबरा। ठीक है, हिंडोला महल मिलेगा। ठीक है, हिंडोला महल आपको देखने को मिलेगा, जल महल मिलेगा, जल महल आपको देखने को मिलेगा, रानी रूपमती। ठीक है, रानी रूपमती। ठीक है, रानी रूपमती का महल देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर साथियों नीलखंड मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे इसके अलावा होसंग शाह, ठीक है, होसंग शाह का मकबरा भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, होसंग शाह का मकबरा। तो मांडू जो है ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। क्या संबोधन दिया गया है, सिटी जॉय ऑफ इंडिया अर्थात आनंदों की नगरी। यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है साथियों, तो जब हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अशरफी महल मिलेगा आपको, जो है हमारी स्थापत्य कला का उत्कृष्टतम उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाज बहादुर मकबरा मिलेगा, ये वही बाज बहादुर है साथियों जिन्होंने महारानी दुर्गावती से युद्ध भी किया था। और महारानी दुर्गावती ने जो है गौंड शासक महारानी दुर्गावती का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने, महारानी दुर्गावती ने इनको पराजित किया था। फिर अंत में बाज बहादुर और आसफ खां जो कि अकबर की ओर से इन लोगों ने जो है संगठित हुए और महारानी के साथ युद्ध किया। फिर भी महारानी दुर्गावती बहुत ही वीरता के साथ लड़ी। ठीक है, और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। तो ध्यान रखिएगा ये वही बाज बहादुर है और इन्होंने अपनी ही प्रेमिका रानी रूपमती के नाम पर क्या बनवाया था, रूपमती महल का निर्माण भी करवाया है, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको धार में अर्थात मांडू में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, होसंग शाह का मकबरा भी यहाँ पे मिलेगा, नीलकंठ मंदिर भी मिलेगा। ठीक है, जल महल, हिंडोला महल, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहीं से कुछ दूरी पर, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर साथियों यहाँ पर आपको क्या, बाघ की गुफाएं भी मिलेंगी। ठीक है, बाघ की गुफाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। और एक प्रश्न आता है साथियों कि कौन सी गुफाएं अजंता एलोरा के समतुल्य है, तो हमारे यहाँ बाघ की गुफाएं जो है ये अजंता एलोरा के समतुल्य है। ठीक है, अजंता की गुफा के समतुल्य है, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजंता ये कहां पे है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। एक चीज, और ये बाघ की जो गुफाएं हैं साथियों ये धार में हैं और इसको जो खोजा था डेंजरफील्ड नामक व्यक्ति ने इसकी खोज किया था। ठीक है,
यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छी जो है बौद्ध धर्म की, ठीक है, गुफाएं भी मिलेंगी, बराए गुफाएं भी मिलेंगी। महात्मा बुद्ध जो है एकदम ध्यान की मुद्रा में जो है मग्न है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो आपको पता होगा विष्णु जी ने जो बराह का अवतार लिया था अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, तो वो बराह का अवतार जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जाइए, और नहीं जा सकते हो तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कि हमारा मध्य प्रदेश कितना खूबसूरत है, और हमारा देश तो विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति, कला, संस्कृति जो है सभी प्रकार की जो है यहाँ पे भिन्नता देखने को मिलती है। और जब बात आती है हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, तो एकता भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा। ठीक है, इसलिए तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है हमारी। ठीक है, महात्मा बुद्ध हो, आप देखिए कितने ऊर्जावान, कितने प्रखर विद्वान हुए हमारे यहाँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात हो, या फिर महावीर स्वामी की बात हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह की बात हो, या फिर हम बात करें हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने मानवता से संबंधित क्या है, पूरी दुनिया को जो है मानवता का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसी भूमि है भारत भूमि। ठीक है, तो कभी घूमने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सस्ता है हमारे यहाँ, ट्रेन का ट्रेवल बहुत ही सस्ता है। ठीक है, जगह जगह हमारे धार्मिक क्षेत्र बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। साथियों, अगले पर्यटन स्थल की बात करते हैं हम, महाकालेश्वर। ठीक है, सभी लोग जानते हो महाकालेश्वर ये कहां पर है साथियों, उज्जैन। इसको पुराना नाम जो है उज्जैनी भी कहते थे, इसका अवंतिका भी कहते हैं, अवंतिका। ठीक है, अवंती या अवंतिका, ध्यान रखिएगा। ये जो है उज्जैन की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा इसको नाम दिया गया है क्या, महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी। ठीक है, आप देखोगे हमारे यहाँ जो है पूरे विश्व में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है एक तो उज्जैन में महाकालेश्वर में ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, दूसरा मिलेंगे ओंकारेश्वर खंडवा में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ 12 या 2 10 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है में से कितने, 2 हमारे यहां है। कहां कहां पर है, एक तो उज्जैन में हो गया, और दूसरा कहां पे है, ओंकारेश्वर में। कहां पे, ओंकारेश्वर में, याद रखिएगा, पूछा जाता। एक हमारा महाकाल हो गया और दूसरा उज्जैन में। ठीक है, तो इस तरीके, सॉरी, ओंकारेश्वर। तो 2 हमारे जो है पर्यटन स्थल रहे। आगे पर्यटन स्थल ने 2 ज्योतिर्लिंग है। आगे हम बात करते हैं साथियों, जब उज्जैन आप जाओगे तो अभी काफी आपको पता होगा बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। अरे इतना आकर्षक लगता है, बिल्कुल बहुत ही। अभी जो है भगवान शिव की जो कॉरिडोर बनाया गया उज्जैन में, ठीक है, अभी प्रथम कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, अब द्वितीय कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। साथियों कभी आप जाइएगा, इतना आकर्षक, और शाम के समय लाइटिंग भी आप देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको क्षेत्र मिलेगा। ये जो उज्जैन है ना, ये हमारी एक महत्वपूर्ण नदी है, क्षिप्रा नदी। ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन। और आपको पता होगा कि इसी उज्जैन में जो है किसका मेला भी लगता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर सिंहस्थ मेले का आयोजन भी होता है। ठीक है, सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। और ध्यान रखिएगा ये सिंहस्थ मेले का आयोजन 2016 में हुआ था, अब 2028 में होगा। अर्थात ये कितने, 12 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल में होता है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ नासिक, ठीक है, हरिद्वार और इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, इसके अलावा कहां पे, उज्जैन।
ये 4 जगह पर होता है, 3-3 साल के अंतराल में होता है, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ पर आयोजन होता है चक्रीय क्रम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा कि ये सिंहस्थ मेले का आयोजन सिंहस्थ क्यों कहा जाता है, अन्य जगह इसको कुंभ के मेले का नाम दिया जाता है। दरअसल जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तभी इस मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों, इसके पीछे मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था देवताओं और दानवों के बीच में, आपको पता होगा, तो समुद्र मंथन के दौरान जो भी चीजें निकलती थी वो एक दूसरे मतलब बांट ली जाती थी कि एक आप लोगे एक आप लोगे। इस तरीके से जब क्या हुआ, अमृत का जो है कलश निकला, तो जब देवताओं के बंटवारे में ये आई तो कुछ राक्षसों ने सोचा कि यार ये तो अमृत है, ये तो अमर हो जाएंगे। ठीक है, तो देवता और दानों में क्या हुई, झूमा लपटी हुई, और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये अमृत की बूंदे यहाँ पर गिर गई। कहां कहां पे गिरी साथियों, ये 4 जगह पर गिरी, और इन्हीं 4 जगह पर जो है अमृत की बूंदे गिरी। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर जब मेले का आयोजन होता है, और हम जो है क्या काम करते हैं, उन्हीं अमृत की बूंदों को ढूंढते हैं कि भाई ये अमृत की बूंदे यहाँ पर होगी तो हम भी क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। साथियों, वो अमृत की बूंदे तो समुद्र में जा मिली है। प्रिय साथियों, दरअसल इसका ये धार्मिक महत्व तो है ही है, इसका सबसे बड़ा उस समय आर्थिक महत्व था कि मेले का आयोजन होता है तो बहुत सारी चीजें होती है, लोगों का जो है वस्तु विनिमय होता है, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन समन्वय होता है, भाईचारे की भावना निर्मित होती है। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलता है, परिवहन बढ़ता है, उन्नति होती है। ये सारी चीजें तो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए वहां पे जाते हैं, ना कि उन अमृतों की बूंदों को ढूंढने के लिए। ठीक है, कम से कम इसी बहाने हम अपने जो है गलत कर्म तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ के पर्यटन स्थल की जब हम बात करें साथियों, तो एक तो हमारा क्या हो गए, महाकाल ही हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ संतोषी माता का मंदिर भी मिलेगा। ठीक है, संतोषी माता के साथ साथ यहाँ पे जंतर मंतर वेदशाला भी मिलेगी। ठीक है, तो आप देखोगे साथियों, यहाँ पे जो है पहली चीज जंतर मंतर वेदशाला, ये वही जंतर मंतर वेदशाला है साथियों जिसका की निर्माण किसने करवाया था, सवाई राजा जय सिंह ने। ठीक है, सवाई राजा जय सिंह ने। नासिक में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, हमारे मध्य प्रदेश उज्जैन में मिलेगी, इसके अलावा जयपुर में मिलेगी, और एक और कहां पे, आगरा में। तो इस तरीके से 5 जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण कराया गया था। दूसरी चीज हमारी जो है यहाँ पर साथियों सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी प्रश्न पूछा गया था, भारत माता का मंदिर भी यहाँ पे मिलेगा। तीसरी चीज संतोषी माता मैंने बात किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मंगल दोष, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मंगल दोष होता है। ठीक है, वो लोग यहाँ जाते हैं, मंगलनाथ का मंदिर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कालिया दह महल, ये वही कालिया दह महल है जो आपको पता होगा साथियों कि जब भगवान कृष्ण जो है बॉल खेलते हैं तो उनकी बॉल कहाँ चली जाती है, जो है उसी स्थल पे चली जाती है जहां पे कालिया देह होता है। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि किस तरीके से कृष्ण जी बॉल लेकर आते हैं। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे ऋषि संदीपनी आश्रम मिलेगा। ठीक है, ऋषि संदीपनी आश्रम मिलेगा साथियों। ठीक है, ऋषि संदीपनी आश्रम मिलेगा। ठीक है, ये वही आश्रम है जहां सुदामा भगवान कृष्ण जो है क्या लिए थे, शिक्षा लिए थे। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ पे जो है आपको काफी कुछ पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा। आदि शंकराचार्य गुफा यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, शंकराचार्य गुफा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे कि ये बहुत सारे पर्यटन स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब आप जाओगे साथियों तो अब तो बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश की कलाकृतियों को, पर्यटन स्थल को आप देखिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है साथियों महाकालेश्वर गया। पचमढ़ी की जब हम बात करते हैं, पचमढ़ी कहां पर है साथियों,
तो पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ती है। ठीक है, होशंगाबाद में पड़ती है। क्या है साथियों, इसको जो है क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश का जो है क्या कहा गया है, इसको शिमला कहा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का यहाँ पर शिमला कहा गया। और सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है इसको, सतपुड़ा की रानी, जो हमारा सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र है उसकी रानी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या विशेष है, तो साथियों जब हम इसकी बात करते हैं पचमढ़ी की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ मिलेगी, जिसकी लंबाई लगभग ऊंचाई जो है 1350 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्या मिलेगी साथियों, यहाँ पर जड़ी बूटी बैंक मिलेगी। ठीक है, अभी इसका महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आयुष डिपार्टमेंट संचालित है, आयुर्वेद को हम काफी महत्व देख रहे हैं। ठीक है, जड़ी बूटी बैंक मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे साथियों पनार पानी क्षेत्र मिलेगा, जो तितलियों की घाटी के लिए फेमस है। पनार पानी जो क्षेत्र है ये तितलियों की घाटी के लिए जो है फेमस है। यहाँ पे बी फॉल, डचेस फॉल जो है मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, बी फॉल एंड डचेस फॉल जो है ये यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। धार्मिक की बात करें साथियों, तो धार्मिक में आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है हमारा कबीर चौरा जो है, फिर भगवान शिव शंकर जो है यहीं पे। और सबसे अच्छी बात है, हमारे भगवान शिव शंकर अधिकतर आप देखोगे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में ही, कैलाश पर्वत की बात करें या पचमढ़ी की बात करें, इन क्षेत्रों में यहीं पे आपको बहुत ही प्यारी पांडव गुफा भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पांडव गुफा की देखने को मिल जाएगी। यहीं पे बायसन लॉज भी मिल जाएगी आपको देखने को। ठीक है, और यहीं पे जब हम बात करें साथियों, तो हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हमने आपको बताया था कि यहीं पर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पचमढ़ी में देखने को मिलेगी। ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जब मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से जाना जाता था, तो उस समय जो है ये हमारी जो है, और मध्य प्रदेश का शिमला सबसे ठंडा स्थल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, वर्षा जो है पूरे मध्य प्रदेश में यहीं पे आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से काफी महत्वपूर्ण जो है पर्यटन स्थल है। जड़ी बूटी बैंक बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जड़ी बूटी बैंक बना हुआ है। बी फॉल, डचेस फॉल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बायसन लॉज। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे पीटीएस। ठीक है, पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारा छावनी क्षेत्र है। और जब भी आप जाओगे साथियों, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ का जो टूरिस्ट का जो जिम्मेदारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब भी आपको रुकना हो यहाँ जाइए, बढ़िया 300 रुपए में बढ़िया फैमिली रूम आप लीजिए, आराम से आप रह सकते हो, बढ़िया सुविधा है। ठीक है, रुकने की कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे, सस्ता और सुंदर यहाँ पे साधन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा सांची पचमढ़ी काफी फेमस है। अगले हम बात करते हैं साथियों जबलपुर की और चित्रकूट की। जबलपुर के बारे में यदि हम बात करें साथियों, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है बेड़ा घाट जो है काफी फेमस है, जो कि नर्मदा नदी का जो जल प्रवाह है वहां से जब आता है, तो आप देखोगे कि किस तरीके से वहां पे जल प्रपात जो है धुआं बनकर उड़ता है, इसलिए धुआंधार जल प्रपात का नाम यहाँ पे पड़ गया। दूसरी चीज साथियों, जबलपुर हमारा संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सफेद नगरी के नाम से। तीसरी चीज, हमारा जबलपुर जो है सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में क्या है, धुआंधार जलप्रपात है साथियों, धुआंधार जलप्रपात। ऊपर से आप देखोगे संगमरमर की नगरी। ठीक है, तीसरी 64 योगिनी मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारी मध्य प्रदेश की क्या रही है, ये सांस्कृतिक राजधानी रही है। ठीक है, इसके अलावा साथियों जबलपुर में ही आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिलेगी, गन कैरेज फैक्ट्री मिलेगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में काफी पूछी जाती है। तो हम जो है वहां पे औद्योगिक वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश के सतना में आपको पता होगा, और बहुत सारे लोग अभी बागेश्वर धाम का नाम भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए जो आपके भविष्य बताते हैं, अब मुझे नहीं पता भाई,
है ना। मैं तो गया नहीं हूँ, बस देखा हूँ, ठीक है। पर मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति ठीक है, आज के इस कलयुग में किसी का भविष्य कैसे बता सकता है। जब हमको स्वयं को अपना भविष्य नहीं पता होता है तो फिर हम किसी दूसरे का भविष्य कैसे बता सकते हैं। लेकिन हो सकता है भाई विशेष हो, ठीक है। चलिए, चित्रकूट की हम बात करें तो चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत ही माता अनसुईया, भगवान राम की बात करें, कभी आप बालाजीपुरम जाइएगा अपने बैतूल का, ठीक है, कितना अच्छा है। जैसे आप बालाजीपुरम में अंदर प्रवेश करोगे ना तो आप देखोगे कि वहीं पे मंदाकिनी रची नदी मिलेगी, वहीं पे भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास में, वहीं पे केवट। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, चित्रकूट में साथियों, ठीक है। चित्रकूट में जानकी कुंड, ठीक है, हनुमान धारा, ये सब वहां पे, वहीं पे हमारा जो है वो शिला भी मिलेगी जिससे राम सेतु का निर्माण किया गया था, ठीक है साथी। तो प्रश्न यहाँ से 2-3 ही बनते हैं चित्रकूट से कि जो है क्या, जल्दी से बताइए, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है। मंदाकिनी नदी कहां पर है, सतना में, ठीक है। बस यही आपको ध्यान में। तो साथियों, ये हमारी क्लासेस थी, इस तरीके से हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो भी कमेंट आप कीजिए, ठीक है। जहां पे आपको सुधार की आवश्यकता है तो आप बताइए, बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। ओके, थैंक यू।